अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असलान खान और आप देख रहे हैं परसोना तीसरी धुन स्पेशल। आज हम परसोना की एक स्पेशल एपिसोड के साथ वापस आए हैं। ये स्पेशल एपिसोड हमने स्पेसिफिकली एक थिएटर प्ले है जिसका नाम है तीसरी धुन, उसके लिए शूट की है और उन्हीं की कास्ट की एक मेंबर हमारे साथ हैं। उनके बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि वो एक अदद मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, वो एक एनजीओ के साथ मुंसलिक भी हैं जहाँ पे ट्रांसजेंडर की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम किए जाते हैं। इसके अलावा वो एक्टर भी हैं, वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं और मज़ीद हम मज़ीद उनसे जाके जानते हैं कि वो क्या क्या हैं। और मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे परसोना के सेट पे सनिया अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम सनिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उसको कुछ लफ्ज़ों में कहना, लेकिन अगर मुझे लगा कि अगर आप वो खुद बताएंगी तो आवाम को ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। अच्छा, कोई इतना भी ख़ास बड़ा मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन मैं सनिया अब्बासी और मैं एक्टिविस्ट अपने आप को क्लेम नहीं करती, लेकिन हाँ, मैं अपनी कम्युनिटी को गाइड ज़रूर करती हूँ। आई एम एन फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट और उसके अलावा एनजीओ के साथ हूँ, उसके अलावा थिएटर एक्ट्रेस भी हूँ और मुझे पर्सनल अपना एज आई एम एज अ इंडिविजुअल फिल्म मेकर और मैं फिल्म्स लिखती हूँ। ये मुझे शौक़ है उन टॉपिक्स के ऊपर स्पेशली जिन पे बात नहीं की जाती, लेकिन जिनसे मेरी कम्युनिटी या हम जैसे लोग आए दिन दो चार होते हैं। सो मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी जो मैंने खुद लिखी थी और प्रोड्यूस की थी और इंशाल्लाह अपकमिंग भी बहुत जल्दी आप मेरी एक शॉर्ट मूवी देखें। जी बिल्कुल, प्लान ठीक है। लेकिन सनिया, आपने कहा आप एक्टिविस्ट नहीं हैं, लेकिन आप अपनी कम्युनिटी के लिए इंस्पिरेशन हैं, ये आप मानती हैं कि नहीं? अब मैं मानती हूँ, लेकिन मैं खुद को अगर एनालाइज करूँ और अपना क्रिटिकल एनालाइज करूँ तो मुझे लगता है नहीं, अभी बहुत सारी खामियां, अभी बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अभी अपने ग्राउंड्स को जो है मुझे और मजबूत करना है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग मैंने कुछ चीज़ें पूछनी है, हमारी आवाम जानना चाहती है कि ये तीसरी धुन है क्या? मतलब तीसरी धुन नाम ये तो कहाँ से आया, इसको तीसरी धुन क्यों कहा गया, और तीसरी धुन बेसिकली इसमें क्या ख़ास बात है कि दूसरे प्ले से डिफरेंट है? ओके, इसके बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को गाइड कर दें। श्योर। तीसरी धुन हमारे स्पेशली जो हमारी सोसाइटी है, जी ठीक है, मोस्टली तो इट्स लाइक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, लेकिन हमें दो जेंडर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। पैदा होते ही बता दिया जाता है ये लड़का है और ये लड़की है, ये दो बॉक्सेस हैं। जी। लेकिन हम जो तीसरी जिन्स से बिलोंग करते हैं, वी आर नॉट एलियंस, लेकिन इस चीज़ को अब पिछले 10 साल में ट्रांसजेंडर टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान में कि ये टर्मिनोलॉजी है, ख्वाजा सरा है, इट्स अ होल कल्चर बट इट्स अ जेंडर फर्स्ट। तो दिस इज़ द थर्ड जेंडर। सो एक मर्द की धुन, एक औरत की धुन, तो ये है तीसरी धुन। अपने जेंडर को आइडेंटिफाई करवाने के लिए और उसको रजिस्टर करवाने के लिए इस प्ले का नाम तीसरी धुन रखा गया। और इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो हम एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, 6 लोग हैं हम, जिसके अंदर हैं नीली राणा जी, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, और हमारे साथ है नगमा गोगी जी, वो उस दौर से थिएटर करती आ रही हैं जब बाली जट्टी साहिबा करती थी, जो कि गाती भी थी, चिमटा भी बजाती थी और साथ परफॉर्म भी करती थी, वो उनकी शागिर्द है। उसके अलावा हमारे पास है जन्नत अली, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट एंड ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, और उसके अलावा हमारे पास है अनाया रहीमी, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब होल्डर है एंड स्टैंड अप कॉमेडियन है। और फिर हमारे पास है लकी खान, वो सिंगर भी हैं, कोक स्टूडियो में उनका सॉन्ग भी आया था नगमा गोगी जी के साथ, और वो चर्च क्वायर सिंगर भी हैं। सो तीसरी धुन है क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये तो हमने कास्ट के बारे में ये तो मैंने अपनी कास्ट के बारे में बताया कि ये कास्ट है जो कि इसके अंदर परफॉर्म करेगी। और ये तीसरी धुन की जो आइडिया था, ये तीसरी धुन क्या है, वो थर्ड जेंडर को रिकग्नाइज करवाने के लिए और अपनी स्पेस क्लेम करने के लिए। लाइक एक ये भी धुन है जो एग्जिस्ट करती है, जो बजती है, लेकिन लोग सुन नहीं पाते। ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे सवाल में पहले भी आपसे पूछा कि क्या इसमें एक कह लीजिए कि ये आम जो थिएटर प्ले हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट्री थिएटर प्ले है। मैंने आपसे ये पूछा था कि इसमें और एक आम प्ले में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो थिएटर का इतना ज़्यादा कल्चर नहीं है, बहुत एक लिमिटेड सी ऑडियंस है, और उसमें एक आप लोगों की कम्युनिटी से रिलेटेड ये एक बहुत बड़ा प्ले है।
लेकिन इसको डॉक्यूमेंट्री प्ले क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बता दें। ओके, पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना जी, चाहूँगी, ज़रूर। सॉरी अगर आप माइंड ना करें। ज़रूर ज़रूर। अगर आप थिएटर के शौकीन हैं या आप थिएटर देखते रहे जी। हैं, तो क्या आपने कभी देखा है कि कोई ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्री थिएटर जिसके अंदर फन करेक्टर के अलावा एक पूरा थिएटर ओनली बाय ट्रांसजेंडर्स किया गया हो? नहीं, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ अ डिफरेंट वन, ओके। बिकॉज ये हमारी कम्युनिटी की अपनी रियल स्टोरीज के साथ ओके। उन जिन वक्त से और जिन एहसासात से, जिन मुश्किलात से और जिन खुशियों से और जिन तकलीफ़ों से हम खुद गुजरे हैं, ये सारी जो इसके अंदर कहानियाँ होंगी वो सब की सब ट्रू स्टोरीज़ हैं और वो रियल एक्सपीरियंसेस हैं जो हम लोग आवाम के साथ शेयर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बताया जाए, लोगों को दिखाया जाए कि हम भी कोई अलग प्लैनेट से आए हुए लोग नहीं हैं। हमें भी भूख लगती है, हम भी वैसे ही सोते हैं, हम भी वैसे ही उठ के काम पे जाते हैं और हमारे भी पैसे उतने ही खर्च होते हैं टैक्स वगैरह पे जितने आम आवाम के होते हैं। ओके। ओके, अच्छा सनिया, मैंने आपसे पूछना था कि आप इसके कास्ट के बारे में तो आपने बताया, लेकिन इसकी अगर आप जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा अगर हमें बताएं तो। ओके, सो जो हमारे जो हैं डायरेक्टर हैं मैम क्लेयर पेमेंट, शी इज़ फ्रॉम अमेरिका और वो हॉवर्ड्स में थिएटर एंड प्ले एंड फिल्म पढ़ाती हैं। उसके अलावा हमारे साथ जो को डायरेक्टर हैं वो है इरम सना, वो भी यहाँ पे एक बहुत मारूफ यूनिवर्सिटी में जो है वो थिएटर एंड फिल्म पढ़ाती हैं और उनका ताल्लुक पहले NCA से है। सो ये मैम क्लेयर की रिसर्च थी जो काफ़ी सालों की रिसर्च थी जो तीसरी धुन की शक्ल में लोगों के सामने आई। ओके। अच्छा सनी, मैंने आपसे पूछना ये था कि फर्स्ट टाइम तीसरी धुन क्योंकि ये पहले भी हो चुका है और इसकी हाइप भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था और आप उस टाइम, जैसे अब तो आप इंस्पिरेशन है, उस टाइम आप सनिया अब्बासी का क्या वजूद था, उसके बारे में हम थोड़ा पूछना चाहेंगे आपसे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये वो मरहला था, ये वो दौर था जिसने मेरी ज़िंदगी की काया को पूरा पलट के रख दिया था। ओके। आई एम सनिया अब्बासी जस्ट बिकॉज कि लकीली आई एम अ पार्ट ऑफ तीसरी धुन। ओके। जब तीसरी धुन स्टार्ट हुआ 2015 में, उसके ऑडिशन स्टार्ट हुए, वन ऑफ माई फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड और आप वेल विशर भी कह सकते हैं, मैं उन्हें अपना मेंटर भी कहती हूँ, उन्होंने बहुत फोर्सफुली मुझे और मेरी एक फ्रेंड अनाया जो इसके अंदर है, हमें फोर्सफुली उन्होंने भेजा कि आप ऑडिशन में जाएं। सो हम लोग ऑडिशन में गए और लकीली कोई 200+ ट्रांसजेंडर थे, जिसमें से हम लोग 10 लोग जो थे, 10 लोग हम लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए। फिर सेकंड के अंदर जो है हम लोग 6 रह गए। ओके। सो ये एक बहुत अच्छा उनका था निज़ाम जिसके अंदर उन्होंने छान छान के प्योरीफाई करके लोगों को निकाला। लकीली मैं उसका पार्ट हूँ। तब सनिया अब्बासी नहीं थी। मैंने यही सवाल आपसे पूछ रहा था कि अगर हम इसके पुराने पोस्टर्स देखते हैं या पुरानी जो भी इसकी एडवर्टीजमेंट चलती रही हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ आपका नाम सनिया खान था। एग्जैक्टली। सो Am I right or wrong? यस, यू आर टोटली राइट। एक बचकाना ज़ेनियत, अपने जेंडर के अंदर कंफ्यूज्ड एक बच्ची फंसी हुई, फैमिली, सोसाइटी और अपने आप को ये कि दिस इज़ नॉट मी, मे बी जो मुझे असाइन किया गया जेंडर है जो मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे है शायद वही है और मुझे एक्ट करके उसको उसी तरह ही बरकरार रखना है। लेकिन जब ये प्ले मैंने किया और जब हम सबके इनर सर्कल में स्टोरीज बाहर आना शुरू हुई और मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि दैट इज़ अ होल प्रोसेस जिसके अंदर आई फाउंड माई सेल्फ, जिसके अंदर मैंने खुद को पाया। तो सब लोगों ने अपनी स्टोरीज़ बताई, मैंने अपनी स्टोरीज़ बताई और वो स्टोरीज़ बनते ये एक इतना खूबसूरत प्ले, एक प्रोडक्ट उसने जो है वो जन्म लिया, वो सामने आई लोगों के। उसी सारी स्ट्रगल के अंदर मैंने अपने आप को पाया। अब्बासी इज़ माई कास्ट एंड सनी खान इट इज़ अ वेरी लेम थिंग कि फेसबुक के ऊपर बस कोई अकाउंट बनाना था। तो मतलब वैसे तो हम कश्मीरी हैं लेकिन वो एक खान टाइप वाली चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती थी, तो एक फ्रेंड ने कहा कि तुम ना खान लगा लो आगे। तो बस वो खान वाला नाम लगा दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उस प्ले के बाद जब वो प्ले हुआ और मैंने अपना आप पाया और जब मैंने वो सारी स्ट्रगल देखी, आफ्टर दिस प्ले आई केम आउट टू माई फैमिली। ओके, आफ्टर दिस प्ले आई केम आउट। जब आपने फर्स्ट टाइम किया तो आपकी फैमिली ने ये नहीं देखा था? नहीं,
मेरी ये फैमिली ने देखा था। जब हम इसकी रिहर्सल्स पे जाते थे तो मैं अपनी फैमिली को नहीं बताती थी। मेरी फैमिली में मैंने ये झूठ बोला था कि कोई थिएटर है लेकिन वो ह्यूमैनिटी पे हो रहा है, जो कि झूठ नहीं था, ह्यूमैनिटी पे है, स्टिल इट्स ऑन ह्यूमैनिटी। सो लेकिन जब मेरी फैमिली ने थोड़ी सी छानबीन की और सोशल मीडिया पे हमारे पोस्टर्स और ये सब कुछ आना शुरू, तो घर में थोड़ा सा फसाद शुरू हुआ। देन मेरे फादर नहीं आए थे क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे फादर आ जाएंगे तो शायद मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। सो मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, ये तीनों लोग आए और उन लोगों ने आके प्ले को बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन एक बात वो अभी तक मेरे माइंड में है कि मेरी मदर ने मुझे कहा कि बहुत अच्छी बात है बेटा, ये प्ले तुमने किया, ये तुमने एक्ट किया है, तुमने इन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया। वो ये समझना ही नहीं चाहते थे कि मैं भी वही हूँ और मैं इस ही चीज़ का हिस्सा हूँ। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्ले 2015 में हुआ, 2016 में हुआ, फिर ये अमेरिका में हुआ, टेक्सास में यूनिवर्सिटी ऑफ येल में, फिर यहाँ पे हम लोगों ने इस्लामाबाद में एनसीए में किया, और फिर हम लोगों ने डिप्लोमेट इनक्लेव में एम्बेसी में किया, अमेरिकन एम्बेसी में भी हम लोगों ने ये प्ले किया। और नाउ दिस इज द थर्ड रन इन लाहौर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अगेन। बहुत ज्यादा। एक मेरा हमेशा गिला रहता है, ये जब भी प्ले होता है इसके इतने लिमिटेड शोज क्यों होते हैं? ये इसका जवाब तो बहुत जो है मुझे भी तो पता है, लेकिन कभी आपका दिल नहीं करता कि ऑडियंस इसको देख, मतलब जैसे अभी भी होने वाला है, अभी वैसे कम होने वाला है, थोड़ा ऑडियंस को इसके बारे में बता दें, क्योंकि हमारा शो उससे पहले ही आ जाएगा। श्योर। सो जिन्होंने लेना है तो वो टिकट्स वगैरह परचेज कर लें। डेफिनेटली। मैं हमेशा अभी भी जब भी मैं अपने पोस्टर्स शेयर करती हूँ या अपनी कास्ट के, अपनी टीम के, तो मैं कहती हूँ कि दिस इज़ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैंने अगर खुद को इसके अंदर पाया था तो सामने ऑडियंस वो ज़िंदगी की उतार चढ़ाव ऐसे देखते हैं कि वो घबरा जाते हैं लिटरली, और वो शायद कहीं ना कहीं उनकी परसेप्शन चेंज होती है। अच्छा, अभी आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि ये इतना लिमिटेड क्यों होता है, एक तो रिसोर्सेज, दूसरा आपको पता है कि पाकिस्तान में थिएटर की ऑडियंस, आपने जैसे बोला कि बहुत लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी इशू हैं और फिर ऑडियंस भी लिमिटेड है। दूसरा ये कि अब ये आज के ही दिन जब हमारा शो ये शूट हो रहा है, ये आज से 7 साल पहले पहली दफ़ा हुआ था और इसी दिन हुआ था, इसी डेट में हुआ था। इट्स द सेम डेट 21 ऑफ मार्च को। सो एनिवर्सरी, आज एनिवर्सरी भी है उसकी। तो 7 साल में ये 4 दफ़ा प्ले हो चुका है डिफरेंट जगह पे, लेकिन लाहौर में अब ये तीसरी दफ़ा, 4 से 5 दफ़ा, सॉरी 5 दफ़ा हो चुका है और ये लाहौर में तीसरा रन है। अच्छा लगता है, लोग इतनी देर इंतज़ार करते हैं, उसके बाद एक अच्छा प्रोडक्ट देखते हैं, तो वो एक वेट और वो ऑडियंस का, जैसे अभी आप पूछ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हमें अब ये बार बार हो, तो आई थिंक वो उसकी एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए कहीं पे भी वीडियोस की डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बिकॉज उसके थिएटर के एसेंस मर जाते हैं। ये मेरा भी मानना है और मेरी टीम का और मेरे डायरेक्टर्स का तो बहुत ज़्यादा मानना है इस बात पे, बिकॉज थिएटर जब आप लाइव देखते हैं, आप परफॉर्मेंसेस देखते हैं और आप जो गूज बम्स होते हैं उस वक्त, वो पसीना, ठीक है, और वो सारे एक्सप्रेशन, जितने रॉ और जेन्युइन चीज़ें सामने आती हैं, आप फील थिएटर का ले सकते हैं। ओके, अच्छा, आपने जो ये बात की ओलोमोपोलो आपके प्रोडक्शन वाली साइड पे भी आता है। ओलोमोपोलो की तो बहुत बड़े प्लेज हैं, एक झांझर दी पावा झनकार एंड सेकंड वन इज मुझे थोड़ा उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें मुश्क निमरा बुच्चा और सानिया सही थे। उन्होंने उसको रिकॉर्ड करके OTTs Z5 पे वो हैं अवेलेबल। क्या तीसरी धुन का हम इस तरह का कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? प्रोबेबली मैं एज अ पर्सन किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन मैं चाहूँगी ऐसा कभी भी ना हो, बिकॉज वी लव टू परफॉर्म, और वो एक टीम बाउंड है, डिफरेंट ऑडियंस हो, डिफरेंट लोग हों। अभी मैंने बताया एक लाइव परफॉर्मेंस का एसेंस जो होता है वो रिकॉर्डेड चीज़ में उस तरह से शो नहीं हो पाता। ठीक है। अच्छा सनिया, एक चीज़ आप जैसे कह रही थी कि इसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, थिएटर तो इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज, बट प्रॉब्लम मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो ये है, क्योंकि ये एक रियल इवेंट्स हैं, ठीक है, और आप लोगों की भी स्टोरीज इसमें शामिल हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो आपकी रियल लाइफ से भी गुजरे हुए हैं। क्या कंट्रोल होता है वो कि जब आप उस रियल इमोशन में बह भी ना जाएं और वो परफॉर्म भी कर जाएं, वो कैसा, वो उस कंट्रोल के बारे में थोड़ा बताएं आप। आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया अरसलान, क्योंकि आपको तो जो जिस इमोशन लेवल पे आपको हिट कर रहा है वो बैठी ऑडियंस को भी नहीं पता, क्योंकि आप रियल उस सारे इवेंट से गुजर चुके हैं।
लेकिन वो कंट्रोल कैसा करती हैं आप स्टेज के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा गाइड करें। थिएटर इज़ अ एक्टर्स मीडियम, Okay. एक्टर्स मीडियम होता है, और उसके अंदर जब थिएटर प्ले स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर डायरेक्शन, प्रोडक्शन कुछ नज़र नहीं आती। फिर वो एक एक्टर का मीडियम है कि उसने अपने इमोशंस को, अपने क्यूज़ को, पिछले महीनों की मेहनत को कैसे बचाना है और ज़ाया नहीं होने देना। सो ये एक ट्रेनिंग होती है इसकी प्रॉपर, कि आप जब आप थिएटर में आते हैं, जब आप अपने स्टूडियो में आते हैं अपनी रिहर्सल्स के लिए, तो आप अपने दिमाग को बाकी सारी चीज़ों से खाली करके आते हैं। ओके। आप इमोशंस को फील तो करते हैं, लेकिन अपने पर्सनल इमोशंस को एक हद तक साइड पे रखते हैं। ये इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आजकल हम लोग की ये ट्रेनिंग हो रही है, Okay. क्योंकि सबके अपने बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। दुख हैं तो वो भी पर्सनल है, सुख हैं तो वो भी पर्सनल है। क्योंकि इन जो ह्यूमन साइकी है उसका पता नहीं लगता वो कब हिट कर जाए। तो मेरा बेसिकली ये एक थोड़ा सा कंसर्न था कि मैं आपसे ये जान सकूं कि जिस तरह हमारे लिए भी कभी कभी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, हालांकि हम तो लाइफ में गुजर रहे हैं और आप थिएटर पे खड़े होके अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। तो यही तो ये- एक अच्छा हाँ नहीं, ये मैं वैसे तारीफ भी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे आपका प्रोसेस पूछना चाह रहा हूँ कि कितना वर्क किया आपकी डायरेक्टर ने, और जो ओवरऑल ट्रेनिंग्स चल रही हैं उस पर कितना कितना ज़्यादा हाथ है, मैं वो पूछना चाह रहा था। अच्छा, अब जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था ना, तो ये प्ले को एक शक्ल में आने के लिए 3 महीने लगे थे, और हम लोग कंसिस्टेंटली Okay. डेली जाते थे। तब की हमारी ट्रेनिंग्स खैर बहुत अच्छी हुई हुई है, लेकिन तब की एज फैक्टर में और अब के एज फैक्टर में 7 साल में ज़िंदगी ने बहुत कुछ सीखा है। जी। ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखा है, इमोशंस की डाइवर्सिटी बहुत सीखी है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ जो हम लोग के अंदर इंजेक्ट हो चुकी है कि थिएटर में आते हम वो कैरेक्टर होते हैं जो हमारे डायरेक्टर्स ने हमें बना दिया। सो अभी भी हम लोग एक दिन में 6 से 8 घंटे रिहर्सल्स करते हैं, और लगातार करते हैं, जिसके अंदर हमारे डायलॉग्स हैं, जिसके अंदर हमारी पोजीशंस हैं, लाइटिंग है। उसके अलावा हमें वो इमोशंस भी वैसे रखने हैं, हमें वो एक्सप्रेशंस भी वैसे रखने हैं, इंटेंसिटी को भी वैसे रखना है, डाइवर्सिटी को भी लेकर चलना है। तो वो डेली जो 6 से 8 घंटे हम लोग के खून पसीने एक होते हैं ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ की ट्रेनिंग की जाती है। अब मुझे लगता था कि थिएटर इज़ अ वेरी इजी थिंग। हमारे पाकिस्तान में थिएटर अगर बोलें तो लोग यही समझते हैं कि थिएटर इज़ अ लाइक गंदा थिएटर, मुजरा एंड ऑल दैट स्टफ। तो इस चीज़ के बारे में लोग उतने तरीके से लोग अब देखें ना, रोटी कपड़ा मकान की इतनी मुश्किलात है हमारे पाकिस्तान में कि लोग इंटरटेनमेंट को अब सिर्फ फ़ोन की हद तक या अपने टीवीज़ की हद तक देखते हैं। तो थिएटर जो है ये तो वो पहली और बहुत इनिशियल चीज़ है जहाँ से ये हाँ जी खेल देखना लोगों ने शुरू किया। इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया था, और लोग इकट्ठे आते थे, फैमिलीज आती थी देखने। अब तो वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई थी। तो हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ के थ्रू हम लोग सेंसिटाइजेशन तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा इमोशन कंट्रोल्स भी कर रहे हैं, उसके अलावा पब्लिसिटी करते हैं डिफरेंट चीज़ों की, और दोबारा से थिएटर की आर्ट को और उसके एसेंस को और उसकी अहमियत को ज़िंदा रखने की ये एक छोटी सी कोशिश भी है हम लोगों की। अच्छा सनी, मैंने पूछना एक सवाल और है मेरा, मैंने बहुत कुछ पूछना है आपसे आपसे वक्त का मुकाबला सख्त। वो ये था कि तीसरी धुन एक हमारे माइंडसेट बन चुका है ट्रांसजेंडर्स को लेके, और ट्रांसजेंडर्स का नाम लेते ही हमारे यहाँ 2 ही चीज़ें समझ आती हैं, या तो वो किसी सिग्नल पे बैगिंग है या अदरवाइज डांस वगैरह है। मैंने ये जानना है आपसे, जिस तरह आपने सारी कास्ट का पोर्टफोलियो बताया और सब उनमें से किसी का भी लिंक उससे नहीं है, ठीक है, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, लेकिन तीसरी धुन हम कितने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ेगी रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर्स? कुछ उन चीज़ों के बारे में अगर आप एलेबोरेट कर पाएँ तो। बहुत सारी चीज़ें तो मैं एलेबोरेट नहीं करूँगी, क्योंकि वो स्टोरी लीक हो जाएगी। लोग आएँ और लोग देखें, लेकिन मेजरली आप कहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके घर से लेके, जिस कोख से आप जन्म लेते हैं वहाँ से लेके, आप जहाँ तालीमी इदारों में जाते हैं वहाँ से लेके, दफ्तरों से लेके पार्लियामेंट तक के हर तरह के स्टीरियोटाइप को टूटते हुए देखेंगे। That's why ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। That is ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा सनिया, तीसरी धुन की हमने जब भी बात देखी है या जब भी हमने इसकी प्रमोशनल
पोस्ट वगैरह देखी हैं या हमने इसके बिल बोर्ड्स देखे हैं, इसमें 2 कलर्स हमेशा हमें नजर आए हैं, एक रेड और एक ब्लैक। आज शायद हमने इसलिए हम दोनों ने भी ब्लैक पहना हुआ है क्योंकि हम तीसरी दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि यूजुअली जब हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा कलर्स आते हैं दिमाग में, क्योंकि कलरफुल होना चाहिए, बट ट्रांसजेंडर्स का प्ले है लेकिन उसमें मोस्टली रेड और ब्लैक कलर क्यों है? मतलब ओके, सो रेड और ब्लैक, इसके बिहाइंड रीज़न पूछना चाह रहा था। ठीक है जी रेड और ब्लैक इसलिए है बिकॉज देखें हमारी कम्युनिटी बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करती है। जी कत्ल आम है, अभी मार रीस- पिटाई अभी आम रिसेंटली है। पेशावर में बिल्कुल फायरिंग हुई। तो रेड, एक तो हम हर चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ब्लैक इज़ अ कलर ऑफ ग्लैमर। अगर हम देखते हैं पार्टीज़ में जी। या ड्रेसेस में तो ब्लैक कलर बहुत प्रोमिनेंट होता है और हर दिल पसंद भी है, मोस्टली लोगों को ब्लैक कलर अच्छा लगता है। ग्रेस है जी लाल रंग, खतरे का निशान, ठीक है, ब्लड, पेन, तकलीफ। ओके और उस सब के अलावा ये दोनों कलर जो है वो इनको हम बोल्ड कलर भी मानते हैं। जी, बोथ कलर्स I see. आर बोल्ड, स्ट्राइकिंग, एंड दैट्स व्हाट वी आर। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रेस, स्ट्रगल, ब्लीडिंग, पेन, पेन एंड क्योर टू। ओके दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, एक सवाल और मैंने पूछना है क्योंकि अब आप डायरेक्टर भी बन चुकी हैं। आपने कुछ शॉर्ट मूवीज़ को डायरेक्ट भी किया है। जब आपने पहले 2015 में किया तीसरी धुन, तब आप डायरेक्टर नहीं थी। बिल्कुल। अब आप कैसा फील करती हैं? मतलब अब आप डायरेक्टर भी हैं, आपको पता भी है कि कौन सी चीज़ों को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो इस दफ़ा आपको क्या एक्सपीरियंस मिला जो डिफरेंट था पिछली दफ़ा से? ओके, सो 2015 में जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो ज़हनियत ही, अच्छा पता नहीं कैसे मैं ये थिएटर कर गई और कैसे इस प्ले का हिस्सा बन गई। वो एक खेल तमाशे से चीज़ शुरू हुई और वो कितनी सीरियस होगी, बिकॉज आफ्टर दिस प्ले आई केम आउट टू माई फैमिली एज आई Yes. टोल्ड यू, एंड आई केम आउट टू द सोसाइटी। आफ्टर दिस प्ले मैंने अपनी कम्युनिटी में आना जाना ज़्यादा शुरू किया, बिकॉज मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था, तो मैं एक क्लॉजेट से बाहर निकल आई थी। Okay. तो मेरे लिए चीज़ें आसान होती जा रही थी, लेकिन ऑन अदर साइड मेरे लिए चीज़ें मुश्किल होती जा रही थी, फैमिली को डील करना और वो सारी चीज़ें। अब अपने डायरेक्शन से रिलेटेड बात की है तो वो 7 साल का जो सफ़र इस प्ले के स्टार्ट से हुआ था, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखा। ओके जब हम सारे उन एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे थे, ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसी जगहों पे मौके होते हैं जब इस किस्म कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि माइंड उधर ही चला जाता है। ठीक है। अपनी स्टोरी से लिंक नहीं करेगा तो किसी और की स्टोरी से लिंक करेगा, बिकॉज ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था जिसके अंदर सब लोग बहुत ही इंटेंसिटी से गुजरे थे। हम 6 लोगों की तो ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि वो 6 लोग मैंने खुद मुझ समेत इस प्ले के बाद उनकी ज़िंदगी में चीज़ों को और उनके मकसद को और उनके काम को चेंज होते हुए देखा है। डायरेक्शन का शौक मुझे बिल्कुल भी नहीं था, एक्टिंग का शौक मुझे बिल्कुल भी नहीं था, और थिएटर में कभी करूँगी मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। ये उन 2 औरतों को सैल्यूट है जिन्होंने हमसे थिएटर करवा लिया। Okay. क्योंकि बिल्कुल इस साइड पे माइंड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। सो डायरेक्शन करते वक्त मेरी इंस्पिरेशन थी मैम क्लेयर भी थी, इरम आपा भी थी, उसके अलावा मैं सरमद के जितने भी प्लेज हैं या जी। चीज़ें मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। डायरेक्शन में कोई ग्लैमरस वर्ल्ड के लिए नहीं करना चाहती, या मैं कोई बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स या बहुत सिल्वर स्क्रीन के लिए भी नहीं, मतलब वो मेरा शौक नहीं है। मेरा शौक ये था, मैंने फिल्म जो सूद अपनी प्रोड्यूस जी। की थी और फिल्म मैंने लिखी थी। जी मैं लिख भी सकती थी क्योंकि मैं लिखने में बहुत बुरी हूँ जो कि बहुत बुरा लिखती हूँ, लेकिन वो एक अरसलान स्पेसिफिकली अगर कहें ना कि मैं अपने आप को किसी ऐसे बॉक्स में फिट करती हूँ कि मैं कोई डायरेक्टर हूँ या राइटर हूँ, तो नहीं। वो एक कहानी और ऐसी कई कहानियाँ मेरे दिमाग में और मेरे दिल में गड़ी हुई होती हैं, जिन चीज़ों से हम गुजर रहे होते हैं लेकिन उनको प्रोमिनेंट नहीं किया जाता, उनको लेके सामने नहीं आया जाता। तो सूद मेरे अपने बहुत दिल के करीब एक ऐसी स्टोरी थी जो फिर मैंने ऐसे ही रफली लिखना स्टार्ट की। मैं कभी 2 लाइनें लिखी, कभी 4 लाइनें लिखी, फिर मैंने उसका स्क्रीन प्ले लिखवाया, करेक्शन करवाई। फिर जब मैंने उसको डायरेक्ट, अब मेरे साथ को डायरेक्टर थे मुनीब, जब हमने मिल के चीज़ों को डायरेक्ट किया तो मुझे पता चला उफ ये तो फट के हाथ में आ जाने वाली चीज़ है। डायरेक्शन इज़ अ नॉट ईजी थिंग। वो 2 औरतें जो हमें गालियाँ भी देती थी, हमें नचाती थी, हमें स्ट्रेचिंग करवाती थी, हमें 8-8 12-12 घंटे बाउंड रखती थी,
लेकिन उस चीज़ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आपके देखने का नज़रिया बदल जाता है। मेरा Okay. 7 साल पहले देखने का नज़रिया बहुत कुछ और था। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उससे पहले की अपनी ज़िंदगी किस हद तक ज़ाया की कि मैंने इन 7 सालों में भी बहुत स्लोली काम किया। शायद मुझे और काम करना चाहिए था, और काम करना चाहिए है, That's great. और वो मैं करूँगी इंशाल्लाह। रिसोर्सेज भी होने चाहिए खैर, लेकिन लेकिन हम ढूंढ लेते हैं जब काम का। यहाँ पे ना आर्ट की वो कदर नहीं है, नहीं है। हमारे मुल्क में। बहुत रोना है मेरा ये, हाँ। मेरे चैनल पे आपको कई दफ़ा सुनने को मिलेगा। स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए। Yes. अब अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन फिर वही है कि सिर्फ डिफेंस और लम्स और ठीक है। अच्छा। हमारी अपर सोसाइटी जो है उधर ही ये सब कुछ जाया जाता है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से, मैं मीडियोकर फैमिली से हूँ, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी आर्ट बेतहाशा है। हम लोग टिकटॉक पे कितने आर्ट देखते हैं, हम लोग वो यूट्यूब पे लोग मैं देखते हमेशा हैं। कहता हूँ वो तो- उस तरह का आर्ट उन लोगों के लिए वो आर्ट है। और दूसरी बात, एक तो मौके नहीं है, दूसरा हम तीसरी जिन्स से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक अलग डिस्क्रिमिनेशन है। अगर बीइंग अ ट्रांसजेंडर मैं डायरेक्टर हूँ और मैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जाके डायरेक्ट कर रही हूँ, तो कितने लोग एग्री हैं मुझसे डायरेक्शन लेने के लिए या मेरे अंडर काम करने के That's लिए। true. तो दैट्स अनदर थिंग। फिर हमारे वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मेल ईगो भी बहुत हर्ट होती है। जी। तो ये भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन हाँ, मेरा नज़रिया बहुत चेंज हुआ है बीइंग अ डायरेक्टर। जब मैंने अपनी मूवी को, तो मैं अभी तक बहुत ज़्यादा मैंने किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं लगाई, मैंने किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे अभी तक नहीं लगाई, क्योंकि मुझे अभी उसके अंदर बहुत सारी खामियां नज़र आती हैं। अच्छा, वैसे सनिया मैंने वो देखी है, उसमें कोई खामियां नहीं है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वो भी रिलीज हो हाँ, जाएगी। हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह होगी कि ज़रूर। वो बहुत जल्द हमारी ऑडियंस भी देखे। ज़रूर, अच्छा सनिया, एक सवाल और है मेरा कि जो तीसरी धुन के हम, जैसे आपने भी बताया कि ये ट्रू इवेंट्स के ऊपर मबनी है, फिर हम उसके बिल बोर्ड्स भी देखते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि ये काफ़ी डार्क किस्म का प्ले है। क्या ये ऐसा है कि नहीं? हर किसी की ज़िंदगी की लाइटर साइड भी होती है और डार्कर साइड भी होती जी। है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। इसके अंदर आपको हम ज़मीन पे गिरा के आसमान पे लेके जाएंगे, आसमान से थड़ करके ज़मीन पे गिराएंगे। ओके। तो यानी कि इसमें फन एलिमेंट्स भी हैं। फन एलिमेंट्स भी बहुत है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ इस बात को कि आप हंसते हंसते रोएंगे और रोते रोते हंस पड़ेंगे। दैट्स ग्रेट। तो इट्स नॉट दैट डार्क, बट हाँ, इट इज़ डार्क। लेकिन फन एलिमेंट्स भी हैं। फन एलिमेंट्स भी हैं। अच्छा सनी, जब 2015 में तीसरी धुन हुआ, तब तक पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट नहीं था जी। तो अब चूंकि बन चुका है, क्या इस चीज़ ने तीसरी धुन की ओरिजिनल स्टोरी को चेंज किया है कि नहीं, या कुछ चेंजेस हैं? देखिए, हम लोगों की कोशिश होती है कि जो भी अभी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो भी अभी की न्यूज़ या अभी के जो करंट अफेयर्स होते हैं, हम उन हालात को ज़रूर शामिल करें। ओके। ताकि चीज़ें अपडेट हों, लोगों तक कोई बैक डेटेड इन्फॉर्मेशन ना जाए। ओके। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2018, उसका बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान में, बिकॉज हमारे पड़ोसी मुल्क में अभी तक इस किस्म का कोई नहीं आया। तो आई फील प्राउड कि आई एम पाकिस्तानी, और हमारे मुल्क ने इस हद तक जाके ट्रांसजेंडर एक्ट को जो है वो पास किया है। हाँ, देयर इज़ अ इशू के एक्ट तो यहाँ पे रोज़ पास होते हैं, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। अभी तक तो औरतों के मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे, तो हम तो ख़ास औरतें हैं, हमारे तो ज़्यादा मसाइल हैं। दैट्स ग्रेट सनिया। अच्छा सनिया, मुझे ये बताएं कि ये तो हो गई तीसरी धुन की सारी कहानी। तीसरी धुन की जो टिकट्स वगैरह हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देंगे, और आप लोग वहाँ जाके टिकट्स इजीली ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अब आप बताएं कि आपके फ्यूचर की क्या आगे कुछ गोल्स हैं, या कुछ मज़ीद हम क्या देखने वाले हैं तीसरी धुन के अलावा? तीसरी धुन के अलावा अरसलान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पिछले 1 साल पहले तक ना बहुत फ्यूचर प्लानिंग करती थी। एक्सट्रीम फ्यूचर प्लानिंग करती थी, लाइक ऐसे कि ये मेरा प्लान है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके। लेकिन इस 7 साल में इन सब चीज़ों के अलावा आई लर्न कि कुछ प्लान्स हमारे होते हैं और कुछ प्लान उसके होते हैं। ओके। और होते वही हैं जो उसके तो प्लान। अब आई बिलीव इन फ्लो, ओके, टू गो विद द फ्लो। मैं ये भी मेरी 2 तरह की सोच है। एक वो जगह जहाँ पे आपकी इनपुट की ज़रूरत है, आपके काम की, आपके जज्बे की ज़रूरत है, वहाँ पे अगर लोग कहते हैं ना कि गो विद द फ्लो,
तो मैं कहती हूँ ओनली डेड फिशेस कैन गो विद द फ्लो। और जहाँ पे आके मुझे लगता है कि अब हमारे बस से बाहर है ये चीज़। कुछ चीज़ें वो नेचुरली होती हैं, जैसे कि वाइब्स हैं, ठीक है, जैसे कि प्यार है, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ होना ठीक एक है। बहुत बड़ी लक की बात है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक है। अवेल करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती थी कि मैं फ्लो में भी बिलीव करती हूँ, लेकिन उसके लिए एक अलग सिनेरियो है, और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो हम अवेल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मेरा वो घिसी पिटी चीज़ें करने को दिल नहीं करता, इनोवेटिव काम करने को दिल करता है। तो हाँ, फ्यूचर में आप देखेंगे कि मैं कुछ मीडिया से रिलेटेड ही, लेकिन अपनी तरफ से सेंसिटाइजेशन की ज़रूर इन्वेस्टमेंट करूँगी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा सनिया, तीसरी धुन अब तो हो जाएगा, फिर हम आगे कहाँ देख रहे हैं? क्या हम कुछ और मजीद शोज एक्सपेक्ट करते हैं या करने तो चाहिए। नो कमेंट्स? होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके जी सनिया, बहुत अच्छा लगा आपका हमारे शो पे आना, और हम दुआ करते हैं कि तीसरी धुन हमेशा, जैसे पहले भी उसने काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए और काफ़ी लोगों में, क्रिटिक्स ने भी उसे पसंद किया, आवाम ने भी पसंद किया। आई होप इस दफ़ा भी ऐसा हो और बड़ा सक्सेसफुल जाए आपका ये जो प्ले है। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपको पता है ये मेरा पहला इंटरव्यू था। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड मैं एक छोटी सी और बात आपको बताना जी, चाहूँगी ज़रूर, कि ज़रूर। 7 साल में ये 4 से 5 दफ़ा प्ले हो चुका है, और पहली दफ़ा इसकी प्रेस रिलीज़ भी हुई थी। ओके। सो फैमिली की वजह से मैं और एक दो लोग प्रेस रिलीज़ में नहीं आ सके, या हम लोगों ने फेस नहीं किया था। तो Okay. मेरा भी 7 साल की इस प्रोग्रेस के बाद ये पहला इंटरव्यू है रिगार्डिंग Okay, तीसरी धुन। okay, क्योंकि okay. उससे पहले जो है इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज थी और इतने ज़्यादा मसाइल थे कि फैमिली इश्यूज थे, Okay. रिश्तेदारों के इश्यूज थे कि अच्छा मीडिया पे नहीं आना, ये सारी चीज़ें। तो मैं एक हद के बाद क्लोजेट से बाहर निकली हूँ, और ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। आपका पहला इंटरव्यू, मेरा भी ये पहला इंटरव्यू है, और ये तीसरी धुन की एनिवर्सरी के दिन पे, तो That's very इट्स अ great. साइन। ओके सनिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। अच्छा, जाते जाते अगर हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज ऐसे कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ये प्ले देखने आप लोग ज़रूर हैं। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। शायद आप लोग अपनी क्लोजेट से और अपने, वो कहते हैं ना, कुएं का मेंढक, वो जिसने बाहर की कभी दुनिया नहीं देखी होती, जिस तरह के हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया कि सिग्नल्स पे नज़र आते हैं, या सेक्स वर्किंग में नज़र आते हैं, या डांसिंग में नज़र आते हैं, तो शायद इस प्ले को देखने के बाद 10% ही सही, लेकिन आप लोगों की परसेप्शन चेंज हो और हम लोग इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सनिया। वेलकम। सो ये थी सनिया अब्बासी, जो कि हमें तीसरी धुन के बारे में बता रही थी। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर ये शो होने जा रहा है 27 मार्च संडे, सूरत स्टूडियो, और इसकी टिकट्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अरसलान खान और सनिया अब्बासी को दीजिए इजाज़त। हम आपको दोबारा मिलेंगे पर्सोना के इसी तरह की एक्सक्लूसिव किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।